अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑटम 2009 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और ये आपका CVP एनालिसिस का सवाल है। जो भी मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस एक्सेल की शीट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं उनको ये शीट भी दे दूँ। अच्छा जी, सवाल जो है इसमें लिखा हुआ है सॉल्वेंट लिमिटेड। सॉल्वेंट लिमिटेड कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है। सॉल्वेंट लिमिटेड हैज़ 2 divisions each of which makes a different product. The budgeted data for the next year is as under. प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइस पर यूनिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। Details of factory overheads are as follows. Product A is stored in a rented warehouse whose rent is 0.25 million per month. Product B is required to be stored under special conditions. It is stored in a third party warehouse and the company has to pay rent on the basis of space utilized. The rent has been budgeted at rupees 0.12 million per month. Indirect labor has been budgeted at 20% of direct labor. 70% of the indirect labor is fixed. Depreciation for assets pertaining to product A and B is 6 million and 2 million respectively. 80% of the cost of electricity and fuel varies in accordance with the production in units and the total cost has been budgeted at 4 million. All other overheads are fixed. Compute the break-even sales assuming that the ratio of quantity sold will remain the same as has been budgeted above. तो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, अगर उतने ही यूनिट्स बिकेंगे उस रेशो में ही यूनिट्स बिकेंगे जिस रेशो में ऊपर मेंशन्ड है। और सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से यूँ लगता है कि हमें अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उनको अलग करना होगा। ये हमारा मेजर जो है वो एक टास्क होगा और इस टास्क के हिसाब से हम जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग्स कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस रेशो में यूनिट्स बिक रहे हैं और कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के एज़ पर जो ऊपर बजट दिया हुआ है वो हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट रखने के लिए सिंपल रखने के लिए और जल्दी सॉल्व करने के लिए थोड़ी कोशिश करूँगा। आप लोगों ने आईकेप के आंसर बुक से ज़रूर फॉर्मेटिंग वगैरह को कंपेयर करके देखना है कि उसके हिसाब से आप आंसर लिख रहे हो या नहीं। देखो, प्रोडक्ट ए जो है उसका टोटल सेल्स रेवेन्यू 200 मिलियन है और एक यूनिट जो है वो 20 रुपीज़ का बेचता हूँ, ये भी मेंशन है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ए जो है ना, प्रोडक्ट ए के टोटल क्या हो गया, हाँ, प्रोडक्ट ए के टोटल 10 मिलियन यूनिट्स बिके होंगे, एग्री। अच्छा, प्रोडक्ट बी जो है इसका सेल्स रेवेन्यू 150,000,000 इतना है और 25 रुपये का एक यूनिट बिकता है तो 6 मिलियन यूनिट्स बिके होंगे। यानी कि टोटल जो यूनिट्स एज पर बजट्स दिखा रहे हैं वो 16 मिलियन है और 10:6 का रेशो है, ठीक है। 10:6 का रेशो आ रहा है। ये बात से आप मेरे ख्याल में एग्री करोगे, 10:6 का जो है वो रेशो आ रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड का, सही है ना। अच्छा, फिर हम ज़रा वर्किंग कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स मालूम है, हमें सेलिंग प्राइस मालूम है। हम ज़रा वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस भी लिख लेते हैं, 20 और 25, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से लेस करेंगे हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट, एग्रीड। अच्छा, टोटल सेल्स रेवेन्यू भी लिख ही लेते हैं, चलें, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सेल्स रेवेन्यू भी लिख लें और सारी चीज़ें उसी फॉर्मूले से लिंक कर लें। 200,000,000,000 200,000,000, ठीक है, और 150,000,000,000 और हम करते ये हैं कि इसको ज़रा लिंक कर देते हैं फार्मूलों के हिसाब से, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसी तरह से इसको इससे डिवाइड कर दिया, जो कि होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये दोनों कॉस्ट तो वेरिएबल होंगी। जो मसला है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सवाल के हिसाब से कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल चीज़ें। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 45 मिलियन है, 45,000,000,000। लेबर 60,000,000,000 और यहाँ पर आपका 30,000,000,000 और लेबर जो है वो 45,000,000,000, ठीक है।
ये दो वेरिएबल कॉस्ट हैं। अच्छा, अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हुए हैं उसमें से कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे और कुछ फिक्स्ड होंगे। अब हम सवाल की इन्फॉर्मेशन पर अगर जाते हैं, हमारे पास टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो 35 मिलियन और 15 मिलियन दिए हुए हैं, जिसका टोटल जो है वो 50 मिलियन बनता है। इसमें से कुछ वेरिएबल होगा और कुछ हिस्सा फिक्स्ड होगा। तो हम अगर इसमें से सारा का सारा क्या कहते हैं वेरिएबल हिस्सा निकाल दें तो फिक्स्ड हिस्सा बच जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कहता है प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन अ रेंटेड वेयर हाउस हुज रेंट इज ₹0.25 मिलियन पर मंथ। जो प्रोडक्ट है उसको एक रेंटेड वेयर हाउस में रखते हैं और उसका रेंट जो है वो 0.25 मिलियन पर मंथ है, यानी कि एक तरह से फिक्स्ड होगा और वो इस 35 मिलियन में शामिल होगा। एग्रीड। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस। इट इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस। जो प्रोडक्ट भी है वो एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है एंड द कंपनी हैज़ टू पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड। और कंपनी को रेंट उतना पे करना होता है जितने वो यूनिट्स रखती है या जितना वो स्पेस यूटिलाइज करती है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वाला रेंट जो है ना, ये एक वेरिएबल रेंट है। यूनिट ज़्यादा होंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, यूनिट्स कम होंगे तो खर्चा कम होगा। द रेंट हैज़ बीन बजटेड एट ₹0.12 मिलियन पर मंथ। लेकिन सर फिर इसने पर मंथ रेंट क्यों लिखा है? बेटा देखो, इसने एक एवरेज निकाली है कि किसी महीने यूनिट ज़्यादा होते हैं तो रेंट ज़्यादा होता है, किसी महीने यूनिट्स कम होते हैं तो रेंट कम होता है, किसी महीने यूनिट्स नहीं होते तो रेंट नहीं होता है, किसी महीने बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा रेंट होता है। लेकिन उसने एक बजट बना दिया, एक एस्टिमेट बता दिया कि यार एक महीने का रेंट जो है वो 0.12 मिलियन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये एक इसने एवरेज निकाल दिया है, क्योंकि आपको इस सवाल में उसने मंथली इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि किस महीने कितने यूनिट्स उस थर्ड पार्टी वेयर हाउस में पड़े हुए होते थे और किस महीने का रेंट कितना होता था। तो एक काम करते हैं, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, इसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स हटा देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स में एक तो रेंट फॉर बी है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये खर्चे पूरे साल के हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर ना, पूरे साल के हैं, तो इसमें 12 महीनों का 0.12 मिलियन का मतलब होता है 1,20,000। 12 महीनों का 1,20,000 रुपये के हिसाब से जो रेंट शामिल होगा वो रेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया। और इसके बाद इसको यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में भी लिख देते हैं। फिर 2 में बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर हैज़ बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का 20% इनडायरेक्ट लेबर है, 70% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज़ फिक्स्ड। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हटा रहा हूँ, तो मैं वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन करता हूँ। वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर सर कैसे आएगा? देखो, बोलता है कि इनडायरेक्ट लेबर जो है ना वो लेबर की कॉस्ट का 20% है, यानी कि अगर ये लेबर की कॉस्ट है तो इसका 20% इनडायरेक्ट लेबर है। 70% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड। तो अगर 70% फिक्स्ड है तो 30% वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से बी में क्या होगा, सर ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, इसका 20% जो भी बनता है वो इनडायरेक्ट लेबर है, उसका 70% फिक्स्ड है, इसका मतलब 30% उसका वेरिएबल है। और इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, 6.3 मिलियन। ये बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने ऊपर लेबर की कॉस्ट का 20% लिया क्योंकि उसने बोला था इनडायरेक्ट लेबर 20% है। फिर इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट होगी उसका 30% इसलिए लिया क्योंकि वेरिएबल 30% होगी, बाकी 70% फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन फॉर एसेट्स पर्टेनिंग टू ए एंड बी इज 6 मिलियन एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन अमूमन फिक्स कॉस्ट होती है, वो इसमें शामिल होगी। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। 80% खर्चा इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का ऐसा है जो यूनिट्स के साथ वेरी करता है, यानी कि वेरिएबल है। एंड द टोटल कॉस्ट हैज़ बीन बजटेड एट 4 मिलियन। और ये टोटल खर्चा इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल का टोटल खर्चा 4 मिलियन बनता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी और ये जो फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल है, इसके लिए क्या करें भाई? देखो जी, टोटल खर्चा कितना है? 4 मिलियन। ठीक है सर, 4 मिलियन है। इसका 80% क्या है? इसका 80% जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब ए और बी के यूनिट्स दिए हुए हैं, आर्स नहीं दिए हुए। जहाँ जितने ज़्यादा आर्स लगेंगे वहाँ उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा, लेकिन क्योंकि आर्स नहीं दिए हुए तो मैं टोटल यूनिट से डिवाइड करता हूँ। एक यूनिट का वेरिएबल खर्चा आया और ए के यूनिट्स 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो ए का खर्चा आया 2 मिलियन। आप समझे? इसी तरह से बी के लिए क्या करेंगे,
टोटल इलेक्ट्रिसिटी का और फ्यूल का ख़र्चा 4 मिलियन है, इसका 80% वेरिएबल है, तो ये टोटल वेरिएबल ख़र्चा आ गया पूरी कंपनी का यानी कि ए और बी के सारे यूनिट्स का, यानी कि 16 मिलियन यूनिट्स का। इसमें से बी के 6 मिलियन यूनिट्स हैं, तो 6 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का वेरिएबल ख़र्चा आ जाएगा जो कि 1.2 मिलियन है, और अगर इसको टोटल करोगे तो 3.2 मिलियन। अच्छा 3.2 मिलियन, अगर आप 4 मिलियन का 80% लोगे तो भी 3.2 मिलियन बनेगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल जो है वो 3.2 मिलियन होना चाहिए था। ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, तो अब हमारे पास ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक छोटा सा टोटल कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है सर, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आए, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आए, ठीक है ना। अच्छा फिक्स कितने होंगे, अगर मैं टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड्स में से वेरिएबल ओवरहेड्स हटा दूंगा तो फिक्स्ड आएंगे, टोटल में से वेरिएबल हटाऊंगा फिक्स, टोटल में से वेरिएबल हटाऊंगा तो फिक्स्ड, ठीक है ना। तो ये फिक्स भी आ गए 29.4 मिलियन, 9.66 मिलियन, 3906, ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं। ऊपर 5.6 मिलियन, 5340 और 10940 ये जो है वो वेरिएबल हैं, ठीक है जी। आपने निकालना क्या था, कंप्यूटिव ब्रेक इवन सेल्स, है ना। तो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ये है कि सेल्स की वैल्यू निकाली थी ब्रेक इवन पॉइंट पर, यानी कि फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड करना था। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स की हेडिंग के नीचे हमारे ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर ये वाले वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। तो हमारी अब कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, सेल्स रेवेन्यू माइनस सारे के सारे वेरिएबल खर्चे, ठीक है ना। अच्छा तो 89.4 मिलियन, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप जब सेल्स रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस करोगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर CS रेशो कैसे आएगा, CS रेशो अगर मैं, अच्छा कंपनी के टोटल की भी बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर ये टोटल का फॉर्मूला लगा हुआ है ना, टोटल पे भी वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा जी, ये टोटल पे भी मैंने वर्किंग कर ली आप लोगों के खातिर। CS रेशो कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू, ठीक है ना। और ये आपके पास यहाँ पर ये भी आ गया। अच्छा इसको परसेंटेज में ज़रा कन्वर्ट करना ना, ठीक है भाई। 44.7, 46.44 और 45.44% टोटल कंपनी का भी आ गया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज भी आ गया। अब आपने अगर कंपनी की जो ब्रेक इवन सेल्स है वो ढूंढनी है, ठीक है ना, ब्रेक इवन सेल्स है कंपनी की वो ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे। अच्छा कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट ये है ना, तो ब्रेक इवन सेल्स फॉर कंपनी, ब्रेक इवन सेल्स फॉर कंपनी का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स कॉस्ट 39060000 आ रही थी, CS रेशो 45.446% पूरी कंपनी का आ रहा था, तो 85948699 ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू। और सेल्स होती किस रेशो में, इस रेशो में। तो अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज A और B प्रोडक्ट की जो सेल्स होगी वो चाहिए, A और B प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो टोटल सेल्स है इसको टोटल सेल्स के रेशो से डिवाइड, सेल्स रेवेन्यू के, और A के सेल्स रेशो से मल्टीप्लाई, टोटल को टोटल सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड और B के सेल्स रेवेन्यू से मल्टीप्लाई। तो 49.13 और 11 और 36.83 ये आपकी जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स के सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ रही है। लाइकवाइज अगर आपको यूनिट्स ढूंढने हो, ये तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है ना, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, ये भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, ठीक है। अगर आपको A इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स चाहिए और B इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स चाहिए हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो टोटल A का सेल्स रेवेन्यू है इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, A की सेलिंग प्राइस 20 है, और B का जो सेल्स रेवेन्यू है टोटल, इसको B की सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो जो कि 25 है, तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अच्छा सर कोई और तरीका नहीं है, हाँ एक पैकेट वाला तरीका आप लोगों को याद होगा जो मैंने क्लासेस में डिस्कस किया, सर उससे भी सॉल्व कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। हम पहले निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर कैसे निकालेंगे,
देखो ए की टोटल कंट्रीब्यूशन 89.4 मिलियन है, यस सर, डिवाइडेड बाय ए के ये जो कंट्रीब्यूशन है ना ये 10 मिलियन यूनिट्स की है, तो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन 9 आई। इसी तरह से बी की टोटल कंट्रीब्यूशन 69660,000 है, डिवाइडेड बाय ये बी के 6 मिलियन यूनिट्स की है, तो 6 से डिवाइड किया तो ये 12 आया। एग्रीड? ज़रा गौर से देखना, ये कंट्रीब्यूशन पर पैकेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ अपने सवाल सॉल्व करने के लिए। भाई हमने टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, इधर भी हमने टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशंस आ गई। अच्छा, अब ए और बी के बिकने का रेशो क्या है? 10:6 का रेशो है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पैकेट में 16 चीज़ें होती हैं तो 10 ए होते हैं और 6 बी होते हैं। यानी कि हम कंट्रीब्यूशन पर पैकेट पर आ जाते हैं। सर कंट्रीब्यूशन पर पैकेट कैसे आएगी? 8.94 इंटू 10 प्लस 11.61 इंटू 6, यानी कि अगर ए के 10 यूनिट्स बिकेंगे तो बी के 6 यूनिट्स बिकेंगे और ये 16 यूनिट्स टोटल मुझे 159 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स अगर हम निकाल लें तो ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स निकालने के लिए हम कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 245,568 पैकेट्स हैं, 245,568 पैकेट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, ए और बी के सर कितने यूनिट्स होंगे? ए और बी के अगर यूनिट्स मालूम करने हैं आपने, ठीक है, ए और बी के अगर आपने यूनिट्स मालूम करने हैं तो यार देखो एक पैकेट में ए के 10 यूनिट्स होंगे, तो ये टोटल 2455667.10 यूनिट्स हुए, और ये इतने पैकेट्स हैं, और हर पैकेट में बी के 6 यूनिट्स होंगे। एग्रीड? हर पैकेट में बी के 6 यूनिट्स होंगे। अच्छा, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से जो है ना ये लॉजिकली समझ नहीं आ रहा आपको कि इसको मल्टीप्लाई किया ये कैसे आया, ये असल में राउंडेड ऑफ अमाउंट है ना, अगर मैं डेसिमल्स बढ़ाऊंगा तो ये सेम मैच कर रहा होगा। देखें, ये पैकेट्स वाली स्ट्रैटेजी हम अपने सवालों में नॉर्मली क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं, आप देखें ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर भी आंसर आपका 2455677 था, यहाँ पे भी यही आंसर है। यहाँ पर आपका आंसर 1473406 था, यहाँ पे भी यही आंसर है। अच्छा सर, इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू निकालना हो तो बड़ा सिंपल, इसको सेलिंग प्राइस से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपये थी, ठीक है ना, और इसको इसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 रुपये थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये सवाल डिस्कस किया, जल्दी से आप इसको सॉल्व करें और मुझसे क्वेरीज रिजॉल्व करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।